ओके सो बेसिकली मुझे डाउट था ही कि शायद नेट का कुछ इशू होगा, तो मैंने नेट कनेक्शन चेंज कर दिया। अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो, सो हमने ये कल देखा था, डिफरेंस वगैरह देखा था, और आज हम एडसॉर्प्शन आइसोथर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में होता क्या है? सो एडसॉर्प्शन की क्वांटिटी या कितना एडसॉर्प्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम ये फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का दूसरा मतलब कुछ भी नहीं है, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या और उसको हम जो लिख रहे हैं मैथमेटिकली, उसको हम कहते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। जनरली जो इक्वेशन दिया था वो फ्रेंडलिज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसको पूरा नाम है फ्रेंडलिज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, सो उन्होंने ये इक्वेशन दिया था, तो पहले तो कोरिलेशन इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। x अपॉन एम इज इक्वल टू के इंटू पी रेस टू 1 बाय एन, एन इज ग्रेटर देन 1। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखेंगे आगे क्या है। ओके, सो हाँ, हियर आर द डिटेल्स। x का मतलब है इज द मास ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड। ओके, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हो रहा है ना, ये कितना, उसका मास कितना है, उसका ये मास x, ठीक है। ये गैस मॉलिक्यूल्स का मास। m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ एडसॉर्बेंट, ये जो है ना एक्टिवेटेड चारकोल, इसका मास मतलब स्मॉल है। ओके, दोनों भी ग्राम ग्राम में होगा, तो देखा जाए तो ये ग्राम ग्राम यूनिट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय। p स्टैंड्स फॉर प्रेशर, k इज ऑब्वियसली कांस्टेंट, n अगेन कांस्टेंट। ओके, लेकिन दो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, k एंड n। सो k एंड n depends on the nature of adsorbent and the gas at a particular temperature। ये k and n इस गैस मॉलिक्यूल एंड एडसॉर्बेंट के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो k and n कांस्टेंट तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है इनकी प्रॉपर्टीज पे, दोनों की। तो ये है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन। x मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, m मास ऑफ एडसॉर्बेंट, k कांस्टेंट, p प्रेशर, n कांस्टेंट। नाउ हम ये सब जो बात कर रहे हैं ना, ये केमिकल एडसॉर्प्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो फिजिकल एडसॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द रिलेशनशिप इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कर्व वेयर मास ऑफ गैस इज एडसॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडसॉर्बेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्रेशर। मतलब बेसिकली अगर हम एडसॉर्बेंट 1 ग्राम लेते हैं, तो गैसेस के मॉलिक्यूल जो एडसॉर्ब होते हैं ना, वो कितने ग्राम, x ग्राम एडसॉर्ब होते हैं, ऐसे हम समझ लेंगे। तो पर ग्राम कितना एडसॉर्प्शन हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है x बाय m, पर ग्राम एडसॉर्प्शन। ओके, सो अगर एडसॉर्बेंट 1 ग्राम लिया जाए या पर्टिकुलर ग्राम लिया जाए, तो कितना एडसॉर्प्शन। नेक्स्ट, दिस कर्व इंडिकेट दैट द फिक्स्ड प्रेशर, एट अ फिक्स्ड प्रेशर देयर इज डिक्रीज इन फिजिकल एडसॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडसॉर्प्शन घटेगा। ये कर्व हमें ये बता रहा है, देखो ये टेम्परेचर कम है ना, एडसॉर्प्शन ज़्यादा है, राइट। टेम्परेचर बढ़ गया, एडसॉर्प्शन घट गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि फिजिकल एडसॉर्प्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फिजिकल एडसॉर्प्शन इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एडसॉर्प्शन घटेगा, केमिकल एडसॉर्प्शन बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एडसॉर्प्शन घटता है। यहाँ पे वही चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। नाउ x अपॉन एम एंड प्रेशर बेसिकली है क्या, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है या लॉजिकली कैसे समझना है उसको देखो। अब ये हमारा कुछ मास है, ठीक है, एब्सॉर्बेंट का मास है सपोज m, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, सपोज प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फिलहाल के लिए, उसके ये प्रेशर भी हमने कांस्टेंट कर लिया, टेम्परेचर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, तो वो तो चेंज नहीं करूंगा मैं उसको, तो फिलहाल तो कैलकुलेशन में लो भी मत। तो यहाँ पे कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब हो गए, ठीक है, एब्सॉर्ब हो गए, उनका जो मास है उसको हम कहते हैं x। तो हो गया x अपॉन m, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में x अपॉन m, और ये प्रेशर है। नाउ अगर लॉजिकली भी हम अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दे, ओके, मतलब 1 से लेके 2 एटमॉस्फेयर तक कर दे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, राइट, एक्यूमुलेट होंगे। ओके, तो अब नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एडसॉर्ब, ऑब्वियसली मतलब x की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया, 2 एटमॉस्फेयर कर दिया।
तो ऑब्वियसली x की क्वांटिटी बढ़ेगी, m की एज इट इज रहेगी, तो वैल्यूज तो बढ़नी ही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हमने और क्या किया, P से लेके और 2 से लेके 3 कर दिया प्रेशर एटमॉस्फेयर। तो अब क्या हो गया, सपोज ये सरफेस ऑक्यूपाइड हो गया ना पूरा, तो दूसरी लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, राइट, दूसरी लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको 3 से 4 कर दिया, दूसरी लेयर पे ऑक्यूपाई होगी, तीसरी लेयर बन गई। ओके, मीनिंग समझो, तीसरी लेयर बन गई। नेक्स्ट अभी हमने और इसको बढ़ा दिया, 5 एटमॉस्फेयर कर दिया, ठीक है। अब ये फोर्थ लेयर बनने जा रही है, लेकिन क्या ये फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर जितनी होगी क्या, नहीं, ठीक है, ये थोड़े से अब वीक हो जाएगी, क्योंकि देखो अट्रैक्शन फोर्स यहां से यहां तक बहुत ज्यादा नहीं रहता, यहाँ पे फर्स्ट लेयर में बहुत अच्छा रहता है, सेकंड लेयर में थोड़ा कम हो जाता है, थर्ड में और कम होता है, फोर्थ में और कम होता है। तो जो एडसॉर्प्शन है वो भी अब कम होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। एडसॉर्प्शन होगा लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं होगा जितनी क्वांटिटी में पहले लेयर में हुआ था। तो बेसिकली अगर इसी चीज को आप ग्राफ पे देखोगे, तो ग्राफ में देखो, जब प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था, ठीक है, तो क्वांटिटी यहां से डायरेक्टली सपोज इतनी इंक्रीज हो गई थी, राइट। प्रेशर उतनी क्वांटिटी 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो यहाँ पे एक मिनट, अभी मुझे लाइन ही ड्रॉ करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया था, मतलब कितनी क्वांटिटी यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। अब प्रेशर फिर से बढ़ा दिया, ओके। अब इंक्रीज देखो, ये इंक्रीज कम हो रहा है ना, पहले इंक्रीज बहुत ज्यादा था, बाद में थोड़ा कम हुआ, देन और कम हुआ, देन आप प्रेशर वैसे उसी क्वांटिटी से बढ़ाते जाओगे ना प्रेशर, तो ये जो एडसॉर्प्शन होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। और एक लेयर बनने के बाद में आप प्रेशर कितना भी इंक्रीज करो, एडसॉर्प्शन होगा ही नहीं। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, एडसॉर्प्शन होगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ एक्स ग्राम या फिर जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है जो एडसॉर्ब हो गए, वो लेवल कांस्टेंट रहेगी और वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, एट पर्टिकुलर प्रेशर पे। ये हो गया फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए। केमिकल एडसॉर्प्शन में तो ये झंझट होती ही नहीं, क्योंकि केमिकल एडसॉर्प्शन में सेकंड लेयर बनती ही नहीं। तो पहला अगर एक लेयर है, एक सरफेस है, उतना ऑक्यूपाई हो गया, खत्म चीज, केमिकल एडसॉर्प्शन वहीं पे खत्म, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर बनना ही नहीं। लेकिन फिजिकल एडसॉर्प्शन में थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर बनती है, और ऑब्वियसली सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर में एडसॉर्प्शन कम होता है, इसलिए ये क्वांटिटी हमें धीरे 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 कम दिखाई देगी। ओके, तो ये इस वजह से एक कर्व ग्राफ आता है। तो ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, नीचे देखो ये टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ से हमें पता चलती है। ओके, ये दो चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। नाउ मैंने अभी जो आपको कहा ना कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो हर बार उतनी एडसॉर्प्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल प्रेशर मैंने 1 से लेके 2 में कन्वर्ट किया तो एडसॉर्प्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जब मैंने 3 से 4 में कन्वर्ट किया तो एडसॉर्प्शन तो हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू इज नथिंग बट 1/n, ठीक है। तो देखो अभी हमारा इक्वेशन क्या था, यहाँ पे कुछ है क्या इक्वेशन, मुझे देखने दो, नहीं। x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेस टू 1/n। ओके, अब देखो एग्जाम में कभी कभी क्या आता है ना, ग्राफ पूछते हैं, तो कौन सा ग्राफ होगा, ये x एंड y की वैल्यू देते हैं और ग्राफ बताओ कौन सा होगा। तो आपको ये ग्राफ इंटरप्रेट करना है फ्रॉम एनी इक्वेशन, आपको ये कौन सा भी इक्वेशन हो सकता है, हर बार वही चीज यूज करेंगे, एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई करेंगे और इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे उस हिसाब से। तो ग्राफ में हमें एक्स दिया है ये वैल्यू, वाई दी है ये वैल्यू, तो इस इक्वेशन को एक्स एंड वाई के हिसाब से देखना है या चेंज करना है, मॉडिफाइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन का लॉग लेना पड़ेगा। ओके, लॉग लेना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एक्स अपॉन एम इसका लॉग, ओके, इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस 1/n, ये रेस टू है ना, तो ये रेस टू नीचे आता है, बाहर आता है, इसका लॉग नहीं लेते, डायरेक्ट बाहर आता है, लॉग ऑफ p। ये बन गया हमारा इक्वेशन, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन। नाउ
हमें इक्वेशन कौन से फॉर्म में चाहिए जो ग्राफ के लिए हम देखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे तो हमारा ये देखो, ये y तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे तो हमें x नहीं मिला ना। x कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, ठीक है। तो इसको मैं अभी फिर से ना लिखते हुए मैं सिर्फ इसको ऐसे लिखता हूँ, c प्लस एम एक्स। तो ये मेरा हो गया x की वैल्यू, ये हो गई मेरी y की वैल्यू, देख लो x की वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है। अगेन स्लोप निकालना है, m स्टैंड्स फॉर स्लोप ना, तो स्लोप की वैल्यू देखो क्या है, 1/n, देखो 1/n। देन ये क्या जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। ओके, अब ये कांस्टेंट प्लस है कि माइनस है, प्लस है, इसका मतलब ये ऊपर से पॉजिटिव वैल्यू से कट करेगा, ठीक है। माइनस होता तो नीचे से ऐसे जाता वो, ओके, अगर नीचे से होता तो ऐसे होता, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऊपर से ये कट करेगा ऐसे। पॉइंट समझ में आया कैसे करना है? तो ये इक्वेशन उस हिसाब से आता है बेसिकली, ओके। तो ये हो गया, ये इक्वेशन को कैसे लिखते हैं या कैसे करते हैं, और उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ग्राफ में। नाउ फ्रेंड, ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। फ्रेंडली एडसॉर्प्शन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एडसॉर्प्शन in an appropriate manner. The factor 1 can have value between, अच्छा ये n होगा, 0 to 1, thus above equation holds good over a limited range of pressure। देखो ये लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर में ही काम करता है। ऐसे क्यों कहा, क्योंकि ये जो हमने ग्राफ देखा था ना, इसको याद रखो, ये वाला, तो ये एडसॉर्प्शन एक पर्टिकुलर रेंज पे ही काम करता है। उसके बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, एडसॉर्प्शन होगा ही नहीं, एडसॉर्प्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेंज में ही काम करता है, और उस प्रेशर के पर्टिकुलर रेंज को ही हम डिफाइन करते हैं 1/n वैल्यू से, ठीक है। अब कैसे वो भी देखें। सो इफ इट कम्स टू अ स्ट्रेट लाइन द फ्रेंडली एब्सॉर्प्शन इज वैलिड, अदरवाइज नॉट। द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय वैल्यू ऑफ 1, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडली एब्सॉर्प्शन कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग x अपॉन m, फिर से यही है, ठीक है, ओके। तो आगे आएगा, शायद नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। हाँ, एक मिनट क्रॉस चेक करने दो। हाँ, ओके। तो 1/n के बारे में हमें अभी बात करनी है। 1/n की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकती है, ओके, 0 से लेके 1 तक हो सकती है। अब हमारा इक्वेशन क्या है, देखो, x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेस टू 1/n, ओके, ये हमारा इक्वेशन। नाउ इफ 1/n की वैल्यू अगर 0 है, 1/n की वैल्यू 0 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेस टू 0। अब p रेस टू 0 का मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो x अपॉन m इज इक्वल टू 0 हो गया, ओके। इसका मतलब जब 1/n होगा तो कोई एडसॉर्प्शन होगा ही नहीं नया। पॉइंट समझ में आ गया? एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद एडसॉर्प्शन होगा ही नहीं, सर कांस्टेंट। लेकिन एनी पावर रेज टू 0 1 होती है ना, तो फिर 0 कैसे क्या हो जाएगा? हाँ, तो एनी पावर रेस टू 0 1, तो ये एज इट इज कांस्टेंट। एक मिनट, हाँ, ये कांस्टेंट, ओके, मतलब इसको 1, तो निगलेक्ट करो इसको, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। एक्स अपॉन एम कितना रहा, सिर्फ के, राइट। अब देखो, एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद 1/n की वैल्यू हो जाती है 0, तो मतलब ये वैल्यू तो खत्म, कोई यूज की नहीं है हमारे। तो और ये चीजें क्या हमें बताती है, ये बताता है कितना एडसॉर्प्शन हो गया, राइट, ओके। अब देखो कितना होगा एडसॉर्प्शन, इज इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद एडसॉर्प्शन कांस्टेंट है, ये हम कह रहे थे ना, एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद एडसॉर्प्शन कांस्टेंट है, तो उसको मैथमेटिकली इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। सो जब भी 1/n की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, या फिर जो एक्सटेंट थी एडसॉर्प्शन की वो खत्म हो गई, मतलब एक लिमिट थी वो खत्म हो गई। इसके बाद आप प्रेशर कितना भी इंक्रीज करो तो एडसॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, ओके। एक कांस्टेंट रहेगा, एडसॉर्प्शन कांस्टेंट रहेगा, मतलब दिस वन।
समझा कि नहीं? हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, अब देखो ये जब जीरो होगी तब, लेकिन जब अगर 1/n की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी, x/m इज इक्वल टू के पी रेज टू 1/n, सपोज 1/n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, xm इज इक्वल टू के पी रेज टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दूँ, तो इसको दिमाग में लेते ही नहीं। एक्स, मैं ये कह सकता हूँ x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे एडसॉर्प्शन बढ़ेगा, डायरेक्टली कोरिलेट हो गया ना। तो ये पहले केस में होता है, ठीक है, यहाँ पे एडसॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है ना, एडसॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उसके हिसाब से ये x/m इंक्रीज होगा, मतलब एडसॉर्प्शन इंक्रीज होगा एक पर्टिकुलर रेंज तक, ठीक है। एक पर्टिकुलर रेंज आने के बाद फिर से 1/n की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाती है, पहले 1 होगी, फिर कम होगी 0.75 होगी, फिर कम होगी 0.5 होगी, फिर कम होगी, कम होते 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 एक लेवल पे ये जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं अगर उसको डिवाइड करूँ इस पूरे ग्राफ को 1/n के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं लेट सपोज कि n की वैल्यू 1/n की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे ये घट के कम हो गई थोड़ी सी, ठीक है, 0.75 हो गई, यहाँ पे 0.5 हो गई सपोज, ठीक है, यहाँ पे और 0.25 होगी, ठीक है, और इस लेवल के बाद तो जीरो ही होगी, इसके बाद जीरो होगी। तो ये वैल्यूज है बेसिकली जो हमें बताते हैं, या 1/n हमें बताता है कि वैल्यूज कैसे चेंज हो रहे हैं, ओके, वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है। इसके बाद तो 1/n जीरो, यहाँ पे तो कोई सवाल नहीं, ठीक है। इस हिसाब से स्टडी मतलब 1/n का यूज किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 1/n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 पॉइंट, अच्छा थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, 1.5 हाँ 75 ऐसे करना पड़ेगा, 755 0.25 एंड उसके बाद डायरेक्ट जीरो, ओके। तो ये है एन का काम, और जिससे हमें ये डिटेल्स पता चलते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, यही यहाँ पे x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू 1 इनिशियल, बाद में ये 1/n वैल्यू कुछ भी रहेगी, मतलब 1 से लेके 0 के बीच में, ठीक है, 1 नहीं रहेगी, 1 तो पहले रहती है, उसके बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, और एक कांस्टेंट लेवल आने के बाद p रेज टू 0 हो जाता है, तो उसको खत्म, निगलेक्ट कर दो। तो सर अगर 1/n का वैल्यू अगर पॉइंट में रहा तो सर उसको सॉल्व कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में लाके सॉल्व करना पड़ेगा क्या? 1/n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में रही तो, नहीं सर, n की वैल्यू सिर्फ अगर पॉइंट में रही तो, क्या आप n, बोल रहे हैं ना कि 0 से 1 तक के बीच में रहती है, तो उसमें 0.5 कुछ भी रहे तो फिर? ओके, हाँ, मैं क्लियरिफिकेशन दे दूं यहाँ पे, हम जो बात कर रहे हैं ना यहाँ तक जो मैंने बात की वो 1/n के लिए बात की, हाँ, मैंने n के लिए बात नहीं की, ठीक है, फर्स्ट चीज। नाउ सेकंड, अब आपके क्वेश्चन का आंसर, अगर n की वैल्यू दी है उन्होंने, तो आपको इस फॉर्मूले में डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर उन्होंने सपोज n की वैल्यू दी है 0.2, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम एज इट इज इक्वेशन लेंगे x/n इज इक्वल टू के पी रेज टू 1/n, और यहाँ पे n की वैल्यू डाल देंगे, खत्म चीज। अगर उन्होंने 1/n दिया है वैल्यू, तो एज इट इज डाल दो। हाँ, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सवाल ही नहीं है, तो कोई उसका सोल्यूशन नहीं है, करना तो पड़ेगा। लेकिन एक हम उससे गेस ये निकाल सकते हैं, या फिर इस इंफॉर्मेशन से ये पता कर सकते हैं कि प्रेशर के साथ साथ ये कोरिलेशन कितना स्ट्रांग है। यहाँ पे तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना बहुत ज्यादा, मतलब तो प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा, बहुत फास्ट बढ़ेगा, ठीक है, इस रेंज में उतना फास्ट नहीं बढ़ेगा, ओके। और क्वेश्चन जो नीट में आता है, मैंने जो स्टडी किया है, चलो ठीक है, एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन जनरल क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन विल बी हायर इफ, और आप सपोज आंसर दे रही 1/n इज इक्वल टू 0.3, दूसरा ऑप्शन है 0.4, तीसरा ऑप्शन है 0.9, चौथा ऑप्शन है 0.78,
ऐसे भी ऑप्शंस आ सकते हैं। नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन लॉजिकल आते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ भी गए तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो फ्रैक्शन है तो करना ही पड़ेगा। और मेरा जितना स्टडी है, मेरा जितना मानना है, ये फ्रैक्शन में भी देंगे ना तो 1/5 देंगे, 0.5 इस हिसाब से देंगे, ताकि कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है सर। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। देखो, एक वैक्यूम बनाने के लिए जनरली एक मोटर रहती है, मशीन रहती है जो एयर को बाहर खींचती है। बाकी जो एयर वहां पे बचती है, जो ट्रेसेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट ऑफ एयर वहां पे अगर बचती है, तो उसको भी अगर निकालना है तो ये एडसॉर्प्शन फिनोमेनन को यूज करते हैं। मतलब एक्टिवेटेड चारकोल या बाकी की चीजें वहां पे डाले जाते हैं, जो क्या करेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको हम अपनी सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेंगे। तो एक्सट्रीम एयर, एक्सट्रीम वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इसका यूज करता है, एक्सट्रीम। ठीक है। नेक्स्ट वन, गैस मास। तो अगर आपको फायर फाइटर्स वगैरह जो होते हैं ना, तो वहां पे उनको ब्रीदिंग के लिए, देखो O2 तो एब्सॉर्ब होता है, हमें मालूम है, राइट? तो उनके मास में ऐसे कंपोनेंट डाल दो जहाँ पे O2 ऑटोमेटिकली एब्सॉर्ब हो, तो ब्रीदिंग में O2 ज्यादा मिलेगा उनको। सिंपल सा पॉइंट है, गैस मास वगैरह। तो ये वहां पे भी यूज करते हैं, और यूज फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस। ठीक है, इंडिया में तो होता नहीं, लेकिन बाहर के कंट्रीज में होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ये तो हमने एग्जांपल देख लिया था, सिलिका या एल्यूमिनियम जेल रहता है हर इलेक्ट्रॉनिक। अगर ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक चीज कोई लोगे तो उसके साथ साथ आपको मिलती है, छोटी सी पैक मिलता है, थैली मिलती है, थैली नहीं कहेंगे, जो कुछ मिलता है वहाँ पे सिलिका रहता है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। तो ये ऑर्गेनिक का है बेसिकली। सॉल्यूशन में से कलरिंग मैटर्स या डाइज हम निकाल सकते हैं। ओके, शुगर का मैंने एग्जांपल दिया था। शुगर बनते टाइम पे रॉ शुगर अगर उसमें कलर है तो उसको निकालने के लिए एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एज ए कैटलिस्ट भी क्या काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल, रिडक्शन बाय निकेल हाइड्रोजन रिएक्शन। आपको मालूम है, हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम। तो ये निकेल या प्लेटिनम क्या है? ये ऑब्वियसली कैटलिस्ट ही है। ओके, अगर आपको याद होगा तो रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म की थी। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का सेपरेशन भी हम आराम से कर सकते हैं। ओके, सो अच्छा, इनर्ट गैसेस का सेपरेशन कैसे करेंगे? एब्सॉर्प्शन इनर गैसेस का उतना ज्यादा होता नहीं। O2 CO2 गैसेस का एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इनर गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, डिसीज क्यूरिंग के लिए भी उसका यूज किया जाता है। ओके, कोई तो ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एब्सॉर्प्शन फेनोमेनन भी दिखाते हैं। ओके, जर्म्स को किलिंग करना, ये सारी चीजें यहाँ पे भी वर्क होता है। नेक्स्ट वन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है? तो जो आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया गया था, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो माइनिंग करते टाइम जो मिनरल्स बाहर निकालते हैं ना, तो उसमें से एक प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। वहां पे भी एडसॉर्प्शन की टर्म यूज की गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एडसॉर्प्शन इंडिकेटर्स। अब ये एडसॉर्प्शन हुआ है नहीं हुआ है, या फिर कोई कोई भी चीज, मतलब वहां पे प्रेजेंस है नहीं है, इसको निकालने के लिए एडसॉर्प्शन इंडिकेटर यूज करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताऊं, तो कुछ शायद सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ ये आई थी, ऐड आई थी, जहाँ पे उन्होंने कुछ कलर दिया था उनके स्ट्रिप्स पे। ओके, अगर ये कोल्ड हो गई है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर कोल्ड नहीं है तो ये चेंज नहीं होता कलर। ऐसे कुछ था बेसिकली। तो वो जैसे वहां पे इस कंपाउंड का कलर चेंज होता है ना, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, उसी हिसाब से एडसॉर्प्शन की वजह से कुछ कंपोनेंट्स का कलर चेंज होता है। ठीक है, तो वहां से हमें पता चलता है कि एडसॉर्प्शन हुआ है नहीं हुआ है, एडसॉर्प्शन खत्म हो गया है, तो सारी चीजें। ओके, तो ये हुआ एडसॉर्प्शन के बारे में। नेक्स्ट वन अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैटालिसिस।
कहाँ पे काम होता है, कैसे होता है ये कैटलिसिस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स रहते हैं और वही एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा था, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या फिर निकेल, उसका ये एनिमेशन। तो एनिमेशन में देखो ये हाइड्रोजन गैस है और ये अल्कीन है, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों को अपनी सरफेस पे एब्सॉर्ब कर लेता है। देन ये डबल बॉन्ड इजी टू ब्रेक है ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये ओपनिंग, और बाद में ये भी बॉन्ड ब्रेक करके ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये एज अ कैटलिस्ट बेस्ड ऑन सरफेस फिनोमिनन वर्क करता है। ठीक है, आप एनिमेशन चाहे तो देख लो, वहाँ पे सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड देन एडिशन हो जाती है हाइड्रोजन की। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक होती है। तो कैटलिस्ट का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ओके, सो नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड स्ट्रॉन्ग डिकम्पोजेस स्लोली गिविंग डाइऑक्सीजन। ये रिएक्शन है। ओके, और ये टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे होता है, तो ये हाइयर टेम्परेचर पे होता है विथ लिटिल, आप अगर इसमें लिटिल मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डाल दो तो सेम डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लोअर प्रेशर में। तो जनरली कोई कंपोनेंट डालने की वजह से क्या कहेंगे हम, टेम्परेचर प्रेशर या कंडीशन लोवेस्ट हो जाती है, बेसिकली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, और एक चीज, कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद एज इट इज रहता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद एज अ फॉरेन पार्टिकल, मतलब रिमेन्स अनचेंज्ड। बेसिकली अगर हम कहें कैटलिस्ट क्या करता है, तो खुद चेंज नहीं होता, रिमेन्स अनचेंज। अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको हम कैटलिस्ट कैसे कहेंगे, उसको रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। पॉइजन्स क्या होते हैं, इसके कैटलिस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो आप, प्रोमोटर्स ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे कैटलिस्ट के वर्किंग को या फंक्शनिंग को और प्रमोट करें। ओके, जो खुद तो कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेंगे लेकिन प्रमोशन देंगे या प्रमोट करेंगे कैटलिस्ट को, उसके वर्किंग में हेल्प करेंगे उसको। ठीक है, हेल्प करेंगे, तो उसको हम कहते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर आर सब्सटेंस दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ओके, व्हाइल पॉइजन्स क्या होते हैं, पॉइजन्स डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को स्पीड अप करना या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करना। लेकिन उसमें ये दो कंपोनेंट्स, प्रोमोटर्स उसको हेल्प करते हैं एंड पॉइजन्स उसको मतलब काम करने नहीं देते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस मतलब अमोनिया की प्रिपरेशन की प्रोसेस ऑफ अमोनिया, मॉलिब्डेनम एक्ट एज प्रोमोटर फॉर आयरन विच इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट है एंड दिस वन इज प्रोमोटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। ये बहुत सिंपल है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मतलब सेम फेज अगर होगा, कैटलिस्ट एंड रिएक्शन का जो मीडियम है वो अगर सेम होगा तो उसको हम होमोजेनियस कहते हैं, अलग अलग होगा तो हेटेरोजेनियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, सपोज XYZ रिएक्शन, यहाँ पे देखो रिएक्टिंग स्पेसिस गैसेस में है, कैटलिस्ट गैसेस में है, तो ये होमोजेनियस स्पेसिस या होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हुआ। एंड यही चीज अगर आप देखो यहाँ पे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हुआ, गैस गैस सॉलिड, हेटेरोजेनियस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे देखो हेटेरोजेनियस हेटेरोजेनियस हेटेरोजेनियस, बहुत सारे हेटेरोजेनियस के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वन, सॉलिड कैटलिस्ट। तो अब सॉलिड कैटलिस्ट मतलब यहाँ पे फेज, पहली बात तो एकदम क्लियर कर दी गई है कि कंपोनेंट सॉलिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सॉलिड कैटलिस्ट में होता क्या है ना, कैटालिसिस डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ना। सॉलिड कैटलिस्ट में जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना कैटालिसिस ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि ये एडसॉर्प्शन फिनोमेनॉन है, तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया पे डिपेंड रहेगा। तो उसको इंक्रीज करने के लिए देखो, ये सपोज ये एक ब्लॉक है, उसका सरफेस होगा, उसको अगर हम ब्रेक कर दे, दो ब्लॉक कर दे, ठीक है, तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। कहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ये तो पुराना था इतना, ये भी पुराना था, इंक्रीज हो गया ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। तो आप जितना उसको फाइन कर दो, उसको और ब्रेक करो, सरफेस एरिया और बढ़ेगा जितना ब्रेक करोगे। तो पहली बात, सॉलिड कैटलिस्ट को जनरली फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उसको यूज किया जाता है। ओके, फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है।
द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल एब्सॉर्प्शन टू लार्ज एक्सटेंट। केमिकल एब्सॉर्प्शन हो रहा है तो केमी एब्सॉर्प्शन अगर वर्क कर रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड बननी चाहिए, ठीक है। द रिएक्शन मस्ट गेट एब्सॉर्ब, रिएक्टेंट्स मस्ट गेट एब्सॉर्ब रीजनेबली स्ट्रांगली ऑन द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। तो यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह होनी चाहिए। However, they must not get adsorbed so strong that they can immobilize and other reactants are left with no space on the catalyst surface for the adsorption। मतलब ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि दूसरा कंपोनेंट आ गया यहाँ पे केमिकल एब्सॉर्प्शन बना लिया, लेकिन इतना स्ट्रांग हो गया कि ये बाहर ही नहीं जा रहा अभी, तो ये कुछ काम का नहीं है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ये आना चाहिए, बॉन्ड बनना चाहिए, रिएक्शन होने के बाद ये ब्रेक करके बाहर जाना भी चाहिए। ओके, तो ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक। It has been found that then hydrogenation reaction the catalyst activity increases from group 5 to group 11। तो देखो कैटलिस्ट प्रॉपर्टी जो जनरल हमने कहा था ना कि डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो वहाँ पे यही बात उन्होंने भी कही है। मैक्सिमम एक्टिविटी बीइंग शोन बाय ग्रुप 7 to 9 इन द पीरियोडिक टेबल। तो आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखोगे कॉमनली कि जहाँ पे ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो कौन सी रेंज उन्होंने बताई थी, 7 to 9 एलिमेंट्स, मतलब 7 से लेके 9 तक की। तो ये जो है ये कॉमन हमारे कॉमन कैटलिस्ट जैसे काम करते हैं। और इसका भी रीजन क्या है, इट्स बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसका रीजन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वाज सिलेक्टिविटी। देखो ये हमें मालूम है केमिकल एब्सॉर्प्शन बहुत सिलेक्टिव रहता है, वेयर एज फिजिकल एब्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं रहता, ठीक है। तो सॉलिड कैटलिस्ट अगर वर्क हो रहा है, वो भी केमिकल एब्सॉर्प्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो सिलेक्टिविटी दिखाएगा। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ वो रिएक्ट करेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। द सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्टिवली। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बने, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स एब्सॉर्ब ही नहीं हो सकते। व्हेन अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। जब सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो तब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बने, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिविटी। Selectivity of different catalysts for same reaction is different. For example, starting from H2 and CO and using different catalysts, we get different products. मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से अगर हम स्टार्ट करें तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा, और उस कैटलिस्ट की जो प्रॉपर्टी उसको हम कहते हैं सिलेक्टिविटी। वो सिलेक्ट करता है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा उसको। बायोलॉजी में तो आपको मालूम है ना, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, सिलेक्टिव तो रहता है, ठीक है। क्वांटिटी बहुत कम रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे जाके ही काम करते हैं, दे आर हाईली सिलेक्टिव। बायोमोलिक्यूल्स में ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। A catalyst is highly selective in nature. As a result, a substance which acts as a catalyst is one reaction may fail to catalyst another reaction। मतलब एक जगह पे आपने एक कैटलिस्ट यूज किया है तो वहां पे तो काम करेगा, लेकिन दूसरी जगह पे फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन टू रिएक्शन ये चीजें हो सकती है, मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज करना पड़ेगा। अलग रिएक्शन लोगे तो अलग कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा आपको, ओके ना। और एक है कैटलिस्ट में, अभी तक हमने जो देखा ना वो केमिकल एब्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एब्सॉर्प्शन देखा, मतलब जो डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। और एक कैटलिस्ट का टाइप होता है जो है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट विच इज नोन एज जियोलाइट्स। मतलब ये एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल जियोलाइट का एक एप्लीकेशन है। जियोलाइट एक केमिकल कंपोनेंट है जो नेचर में पाया जाता है, जिसको बाद में मैन-मेड भी बनाया गया है, और इसका काम है कि हार्ड वाटर को प्यूरिफाई करना, ठीक है। जियोलाइट ये केमिकल कंपोनेंट है जिसका काम है हार्ड वाटर को प्यूरिफाई करना, और ये थोड़ा सा पॉलीमर टाइप ऑफ कंपाउंड है, ओके। और यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स रहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एंड सिलिका के फ्रेमवर्क्स रहते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहते हैं इसके, ओके। अब होता क्या है, जब भी डिजॉल्व सॉल्ट जियोलाइट से पास होते हैं, मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन, अब मैं ब्रॉडली अगर आपको बता दूं तो सपोज इस टाइप का फनल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैंड है या यहाँ पे कुछ लेयर्स वगैरह है, ये मेन लेयर है हमारी, ठीक है। जियोलाइट की लेयर है सपोज मेन लेयर। तो यहाँ से वाटर डाला जाता है, तो वाटर जैसे जैसे यहाँ से पर्कुलेट होगा, पास होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो डिजॉल्व वाटर में जो कंपोनेंट रहते हैं ना, सोडियम क्लोरीन जो भी है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, ये जियोलाइट में जाके ट्रैप हो जाते हैं, ओके। और ये मैकेनिकल ट्रैपिंग होता है, इट्स बिकॉज ऑफ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड शेप ऑफ द जियोलाइट, ठीक है।
तो जियोलाइट क्या करता है, सिलेक्टिवली एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को ट्रैप करता है, जिसको कहा गया है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जियोलाइट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको जो एम्प्टी स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं ना, एक दो अलग में इसमें दिखा दो आपको। यहाँ पे जो आपको एम्प्टी स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये एम्प्टी स्पेसेस का काम है बाकी के कंपोनेंट्स को ब्लॉक करना, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको केजेस भी कहा जाता है, ठीक है, केजेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आके कंपोनेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं, तो इसको कहा गया है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट। ओके, तो आप जियोलाइट का स्ट्रक्चर भी कुछ केज की तरह ही है। ओके, और जिस वजह से वाटर प्यूरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है, ठीक है। तो अभी 1 मिनट बाकी है, मैं सेशन को डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ, वापस ज्वाइन करो एंड देन इस पे क्वेश्चन देंगे कुछ है तो। एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोल दर्शन. सर आज आमची ओरल आहे 10 वाजता. कसली? लँग्वेज सब्जेक्ट. कोणाकोणाची? सर माझी आणि संजनाची आहे कारण आम्ही हिंदी घेतलंय आणि मंडेला इंग्लिशची आहे जी की सगळ्यांची आहे. अच्छा, किती 10 वाजता ना? हो सर. ठीक आहे. त्याच्यामुळे मुलं कमी का काय म्हणून? एवढा वेटेज देण्याचं चॅप्टर नाहीये खरं. आता काय करणार? आणखी दुसरं काय आज? नाही सर काही नाहीये फक्त एवढंच आहे. मला आज हा चॅप्टर संपवायचा आहे. तो ठीक आहे, आपण एक काम करू. डायरेक्ट संध्याकाळी 7 वाजता लेक्चर ठेवावं लागेल आज चॅप्टर संपवायला, तरी आता कंटिन्युअसली करू. किंवा ठीक आहे, एक काम कर ना, तसंही हा चॅप्टर काही फार वेटेजचा नाहीये. ओके, याला मी तर म्हणजे संपूर्ण महत्वाचं आहे आज, मी याला संपवून टाकतो. ओके, किंवा ह्याला मी कंटिन्यू करतो. तू तू जाऊ शकते, तुझा काही प्रॉब्लेम नाही. आणि रेकॉर्डिंग तुला मिळेल, सर रेकॉर्डिंग टाकून देतो मी. ओके सर चालेल. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. आणखी कोणाला काही डाऊट आहे का याच्यावर? आतापर्यंत जे काही घेतलंय याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का कोणाला? जिओलाइट प्रोसेस किंवा काय, किंवा आणखी काही केमिकल फिजिकल ऍब्सॉर्प्शन जे काय आहे, कोणाला डाऊट असेल तर विचारू शकतो बघा. नाहीये, कंटिन्यू करू. सो नेक्स्ट वन, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन्झाइम कॅटलिस्ट. एन्झाइम कॅटलिस्टची
की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है। एंजाइम्स कैन आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, ये सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन कुछ उसके प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, अब ये बायोमोलिक्यूल है और बायोमोलिक्यूल बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस या केमिकल कंपोनेंट की तरह नहीं होते। दे आर वेरी एक्यूरेट, प्रिसाइज इन देयर फंक्शन। ओके, इफेक्टिव रहते हैं, हाईली इफेक्टिव, मतलब स्मॉल क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है एंजाइम्स में। ओके, दे आर हाईली स्पेसिफिक, पूरे बॉडी में होंगे फिर भी एक पर्टिकुलर जगह पे ही काम करती है, तो दे आर हाईली स्पेसिफिक। नेक्स्ट, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ये हाईली एक्टिव रहते हैं। टेम्परेचर रेंज इंक्रीज या डिक्रीज हो गए तो उनकी एक्टिविटी कम या ज्यादा होगी, तो ये हाईली सेंसिटिव भी कहा जाता है इसको, हाईली सेंसिटिव, ठीक है। और यही रीजन है बेसिकली, अगर थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट वगैरह चेंज हो जाए तो तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बायोलॉजिकल चीजें फंक्शन ही वैसी होती है। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, एक पीएच के रेंज में वो परफेक्ट काम करती है, ठीक है। तो इसलिए तो ब्लड का बफर ये होता है ना, ब्लड इज अ बफर सोल्यूशन। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स या फिर कोएंजाइम्स, उनकी एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स या कोएंजाइम। और उसी हिसाब से अगर वो एक्टिवेट होंगे तो उनको पॉइजन्स भी मिलेंगे, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स एज एन पॉइजन काम करते हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टी को या उनकी वर्किंग को कम करने का काम इनहिबिटर्स करते हैं। ओके, तो जैसे कैटलिस्ट के बारे में था ना, सेम एंजाइम के बारे में सेम है सारी चीज। अब अगर बात करें एंजाइम्स का वर्किंग कैसे होता है, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। जैसे हम इससे पहले बाकी कंपाउंड्स लेके या फिर कैटलिस्ट के लिए हमने देखा था कि सरफेस के मॉलिक्यूल आके एब्सॉर्ब हो जाते हैं, देन बाकी के रिएक्शंस वगैरह होते हैं। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट होता है कि यहाँ पे एब्सॉर्प्शन तो होगा होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप भी, मतलब एक कैविटी की तरह काम करता है ये एंजाइम्स। एंजाइम्स में कैविटी होती है ऐसे आप समझे, और बाकी के मॉलिक्यूल्स वहां पे आके ट्रैप हो जाते हैं। अब एज पर शेप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही वहां पे ट्रैप होगा, कोई भी मॉलिक्यूल आके वहां पे ट्रैप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैविटी है या फिर एक क्या कहेंगे हम इसको, क्या आपने कुछ इसको एक एक नाम दिया था क्या, की एंड लॉक मेथड या फिर ऐसे कुछ नाम है आपकी बायोलॉजी के बुक में, आई एम नॉट रॉन्ग। लॉक एंड की मॉडल। कौन से की, लॉक एंड की, लॉक एंड की मॉडल। सो ये जो एम्प्टी स्पेसेस रहते हैं ना, केजेस, तो यहाँ पे आके एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लॉक हो जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे बैठ नहीं सकता, ठीक है। तो ये एंजाइम यहाँ पे आके काम करता है एंड देन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है। सो बेसिकली इट्स ओनली बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट उसका शेप, ठीक है, फर्स्ट उसका शेप एंड सेकेंड एब्सॉर्प्शन, ठीक है। दोनों भी चीजें यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पे देखो ये एक एनिमेशन की डायग्राम भी है, जो कि एक जीन एंड सब्सटेंस के बारे में बात, मतलब ये वर्किंग वगैरह उसका दिखा रही है कैसे होगा। ओके, तो ये इस हिसाब से काम करता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरह काम करता है। नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट बनती है ना, ये प्रोडक्ट इनहिबिटर्स का काम भी करते हैं, मतलब ये एक प्रोडक्ट बन गई, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो ये इन एंजाइम का जो वर्किंग है उसको सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी काम करते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन शायद इतना ही था, एक बार क्रॉस चेक कर ले एनिमेशन में और कुछ है कि। देखो पहले क्वांटिटी थोड़ी कम है, अब बढ़ गई, तो ये इनहिबिटर की तरह काम करेगा, मतलब एंजाइम को आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद काम करने नहीं देंगे, ठीक है, वो या फिर उसकी वर्किंग को कम करेंगे। नेक्स्ट, thus the enzyme catalyst reaction may be considered to proceed in two steps: binding the enzyme to a substance to form activated complex, तो ये हो गया एक activated complex पहली बार, and second activated complex to enzyme plus product। तो ये दो स्टेजेस में रिएक्शन परफॉर्म होती है, ऐसे आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस में मतलब जो प्रॉपर्टीज रहती है बहुत डिफरेंट रहती है, मतलब कभी ऐसे मत समझना कि केमिकल रिएक्शन की तरह वहाँ पे काम होगा। केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट 70% से ज़्यादा मिले तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है,
और बायोलॉजिकल रिएक्शंस में 70% प्रोडक्ट मतलब पुअर प्रोडक्ट माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो यही तो रीज़न है कि लैब में हम ब्लड नहीं बना पाते। तो हर बार कहते हैं ना कि लैब में ब्लड नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को मेंटेन करना, फंक्शनिंग करना लैब में बहुत मुश्किल। ओके, सो कोलाइड्स, ये तो हो गया पहली बात एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट वन वाज कोलाइड या कोलाइडल सब्सटेंस। तो अलग अलग टाइप के कोलाइडल कंपोनेंट्स होते हैं। कोलाइडल कंपाउंड किसे कहेंगे? एक पर्टिकुलर रेंज में अगर पार्टिकल की साइज है तो उसको हम कहते हैं कोलाइडल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये तो उसका हो गया थोड़ा सा थियरी का पार्ट, चलो रिवाइज कर लेंगे। कोलाइड इज हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच सब्सटेंस इज डिस्पर्स, मतलब एक स्प्रेड हो गए एज वेरी फाइन पार्टिकल इन सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। तो जहाँ जिस मीडियम में हो गए ना डिस्पर्स, उसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहेंगे, ठीक है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, तो दो अलग अलग चीजें। इन अ कोलाइड द डिस्पर्स्ड फेज में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिंगल माइक्रोमोलिक्यूल such as protein, synthetic polymers, etc., etc., or an aggregate of the many atoms, molecules or ions. For example, वो एलम होता है ना, एलम, तुरटी, ओके, वो भी एक कोलोइडल पार्टिकल का काम करता है, या फिर बाद में कोलोइडल पार्टिकल को कलेक्ट करके बहुत हेवी पार्टिकल बन के नीचे बच जाता है। ओके, सो कोलोइडल पार्टिकल्स आर larger than simple molecules but small enough to remain suspended. तो उसकी पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट रहती है बेसिकली। कोलिजन कंपाउंड की या कोलाइड्स की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन, मतलब डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के हिसाब से। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, तो इंटरेक्शन कैसे है, क्या है, इस टाइप की, ठीक है। या फिर टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख पाओगे, बीच में आ गया, ओके। So, suspension, colloidal solution and true solution. Basically, there are three types of solutions. Okay, हमें इस पे फोकस करना है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सपोज NaCl आपने वाटर में डाल दिया तो ये इतना कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि NaCl है कि नहीं है। ओके, एक प्योर वाटर ले लो एंड विथ NaCl प्लस वाटर ले लो, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे देख के कि किसमें सॉल्ट है और किसमें नहीं है। तो उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। सस्पेंडेड सॉल्यूशन वो तो मतलब इम्प्योर वाटर जो देखने से ही पता चलता है। ओके, सो नेचर की अगर हम बात करें तो ये हेटेरोजेनियस, ये होमोजेनियस होता है, एक ही फेज हमें दिखाई देता है। पार्टिकल साइज की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, कोलोइडल सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, और टू सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो ये हमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से इसको फिल्टर करना इस बहुत इजी है। इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते, इसको भी फिल्टर नहीं कर सकते ऑर्डिनरी फिल्टर से, लेकिन हम सोफिस्टिकेटेड फिल्ट्रेशन यूज करें, फॉर एग्जांपल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो इसको तो आराम से कर ही सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको फिल्टर नहीं कर सकते, मतलब NaCl को फिल्ट्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या पार्टिकल सेटल होंगे? तो यस, सस्पेंडेड पार्टिकल्स में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो आराम से सेटल हो जाते हैं, ठीक है। ये इतनी जल्दी सेटल नहीं होते, सोफिस्टिकेटेड मेथड्स यूज करनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेशन मेथड, जिससे ये सेटलिंग होगा, अदरवाइज इतनी जल्दी नहीं होगा। और ये तो आप कुछ भी कर लो, ये सेटल होते ही नहीं। ओके, अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ओपेक होता है, मतलब क्या कहेंगे, इम्प्योर वाटर जो दिखता है ना उसी टाइप में हमें दिखता है, जो बारिश के बाद जो पानी बहता है उसका कलर कैसा होता है उस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट, कोलोइडल सॉल्यूशन, ये जनरली ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन ये जनरली वर्ड यूज किया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ट्रांसपेरेंट होते ही नहीं, थोड़े बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, तो हमें ये क्लियरली दिखाई देता है कि ये यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है कि नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन लेकिन ट्रांसपेरेंट होती है। ओके, नेक्स्ट वन, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये शो करता है, ये शो करता है, ये इट डज नॉट शो अ टिंडल इफेक्ट। ओके, सो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है आगे मैं दिखाऊंगा टिंडल इफेक्ट, अभी देख लेते हैं। हाँ, ये होता है टिंडल इफेक्ट, यहाँ से रेस पास हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कहाँ से पास हो रहे हैं, पता नहीं चलता, ठीक है। ये ट्रू सॉल्यूशन है, पहला जो बीकर है ना ये ट्रू सॉल्यूशन है। और एक कोलोइडल सॉल्यूशन, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस रीजन से लाइट पास हो रही है। ओके, तो इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते और ये दोनों टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल का यहाँ पे डज नॉट डिफ्यूजन होता ही नहीं है, यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत स्लोली होता है।
और यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत रैपिडली होता है। डिफ्यूजन मतलब ब्रेकिंग होना, ठीक है, कंपोनेंट सोल्यूट या इलेक्ट्रोलिसिस होना। तो यहाँ पे टू सॉल्यूशन में बहुत रैपिडली होता है, यहाँ पे बहुत स्लो और यहाँ पे तो ना के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब ये होता है कि अगर वाटर का सरफेस, तो वाटर की मॉलिक्यूल तो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते ही रहते हैं, ठीक है। तो कुछ अगर बहुत स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, तो ये इस वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से ये पार्टिकल्स भी रैंडमली मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स तो बहुत बड़े हैं, तो ये दे मे शो और मे नॉट शो, तो ये कह नहीं सकते इसके बारे में, ओके। नेक्स्ट कोलोइडल सॉल्यूशन तो ब्राउनियन मूवमेंट दिखाते ही दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो सवाल ही नहीं है, तो यहाँ पे तो दिखते ही नहीं है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्यूशंस के बारे में। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। एक होता है लियोफिलिक सॉल्यूशन या सोल्स एंड लियोफोबिक सोल्स, जिसको हम सस्पेंशन और इमल्शन भी कहते हैं। लेकिन इसके थ्रू जाने से पहले यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन और ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। ये जनरल सी चीज़ें हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लो। ओके, समझ में आ गई, चलो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी लियोफिलिक सोल्स के बारे में। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशंस है, ठीक है। एक मिनट ना। तो इसको अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे होना जरूरी था, एक मिनट ना। हाँ, ये वर्ड सबसे पहले इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंस देना या इसको याद रखना। बेसिकली दे आर हाइड्रोजन सॉरी वाटर लविंग एंड दे आर वाटर हेटर्स, ओके। ये वाटर में बहुत इजी डिजॉल्व हो जाते हैं, ये डिजॉल्व नहीं होते। एग्जांपल गम, स्टार्च, इसको याद रखना, बाद में इसको पूरा तो स्टडी करेंगे ही करेंगे। और ये कौन से होते हैं, तो मेटल्स, AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, ये ज़्यादा डिजॉल्व होते नहीं है। FeOH थ्राइस डिजॉल्व कर दोगे तो आप क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ओके। बहुत पुराना सोल्यूशन हो गया तो ये कोएगुलेशन होकर नीचे बैठ भी जाते हैं, ओके। सो आप प्रॉपर्टी देखिए, सरफेस टेंशन यहाँ पे लोअर होता है, लोअर देन दैट ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन सेम एज दैट ऑफ द मीडियम, ओके। सरफेस टेंशन सेम होता है, यहाँ पे लोअर होता है। स्टार्च का वगैरह एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है। विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, विस्कोसिटी देखो गम कितना डेंस होता है, विस्कोसिटी हाई होती है, ठीक है। यहाँ पे विस्कोसिटी सेम रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट रिवर्सिबिलिटी, यस दे आर रिवर्सिबल। गम अगर ये हो जाए या स्टार्च थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो वाटर फिर से डालो, फिर से वो एज इट इज हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। वेयर ये इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं, तो ये कितनी देर तक वैसे ही फॉर्म में रहते हैं, दे आर लेस स्टेबल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट विजिबिलिटी, अगर हम बात करें, पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, ठीक है, इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स आराम से दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा ना, अगर सोल्यूशन पूरा ना हो जाए ना तो ऐसे ही दिखाई देते हैं ये पार्टिकल्स। माइग्रेशन की अगर हम बात करें, तो पार्टिकल्स मे माइग्रेट इन आइदर डायरेक्शन और डू नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। तो ये पार्टिकल्स कोई चार्ज कैरी नहीं करते फर्स्ट, तो ये माइग्रेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, करेंगे भी तो दोनों भी तरफ माइग्रेट कर सकते हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। तो बेसिकली इस पे कोई चार्ज वगैरह होता नहीं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस पे चार्ज होता है, तो ये माइग्रेट करेंगे आइदर कैथोड या एनोड की तरफ, डिपेंड करता है कौन सा चार्ज है उसके हिसाब से माइग्रेट करेंगे, लेकिन माइग्रेशन होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिजॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज लिटिल इफेक्ट। तो इस पे इफेक्ट बहुत कम होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कंपोनेंट डिसोसिएट हो, सॉल्ट वगैरह, तो उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इस पे इफेक्ट होता है, अगर सॉल्ट वगैरह डाल दे तो ये सॉल्ट से क्या हो जाता है, उनकी डिसोसिएशन बढ़ जाता है, आयंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ये कोएगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले से ये ज्यादा डिजॉल्व है नहीं, ज्यादा डिजॉल्व होते नहीं पहले से। अगर बाकी के कंपाउंड डिजॉल्व होने लगे तो ये डायरेक्टली उनकी डिजॉल्व जो भी आयंस है ना वो अनडिजॉल्व में आना स्टार्ट हो जाता है रिवर्स, ठीक है। उसी को हम कोएगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर के साथ बहुत इजीली वो हाइड्रेट होना पसंद करती है, हाइड्रोजन वाटर लविंग ही कहते हैं। नेक्स्ट दे शो नो हाइड्रेशन, नियर अबाउट इतना कम कि लगभग नो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन दिखा देंगे, और ये इसके एग्जाम्पल।
तो ये हो गया एक ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक सोल्स एंड लियोफोबिक सोल्स। ओके, नाउ एक वर्ड आया था डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, एंड कोलाइडल सिस्टम, मतलब कौन किस में डिजॉल्व है। तो अगर यहाँ पे देखो कोई भी एग्जांपल वगैरह ले लो, फॉग्स या क्लाउड्स का एग्जांपल ले लो, तो गैसेस में लिक्विड डिजॉल्व रहते हैं ना, ठीक है, लिक्विड सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, किसमें, गैस में, तो उससे क्या बनता है, तो एरोसोल। हाँ, इस पे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन फेज मतलब जिसकी क्वांटिटी कम होगी, याद रखना इस चीज को। डिस्पर्शन मीडियम मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी कंपेरेटिवली, ठीक है। आपको याद रखना है ये नाम, कोलाइडल सिस्टम के नाम। एक 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन जेल्स या इन सोल्स आर, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो आपको ये याद रखना है कि जेल किसे कहते हैं, सोल किसे कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। ओके, तो ये तो एक मैंने लिस्ट डाल दी, लेकिन इसको याद भी नहीं रख पाओ तो कम से कम एग्जाम से पहले इसको पढ़ के जाना कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी अगर इम्पोर्टेंट बता दूं तो सोल, जेल, इमल्शन, ये दोनों, एरोसोल्स, ये इंपॉर्टेंट, कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल मल्टीमोलिकुलर या मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो हम कोलाइड्स को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोलाइड्स को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, किसमें, मल्टीमोलिकुलर में, मैक्रोमोलिकुलर में एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स में। तो एकदम सिंपल सी टेक्निक है। मल्टीमोलिकुलर क्या होता है, देखो कोलाइडल पार्टिकल्स है तो साइज तो फिक्स हो गई ना, इसकी साइज 1 to 100 जनरल रहती है कोलाइडल पार्टिकल्स की, उससे थोड़ी सी ज्यादा या कम भी रह सकती है। तो अब यहाँ पे आप एग्जांपल जो हमने लिया है उसके लिए थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, मल्टीमोलिकुलर मतलब यहाँ पे देखो सल्फर जनरली हमें मिलता है S4 के फॉर्म में, अगर ये कंबाइन हो जाए मल्टीमोलिकुलर मतलब S8, इसको हम कहते हैं मल्टीमोलिकुलर। तो S8 का कंपाउंड जो भी है उसको, जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है उसको हम मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ओके, क्योंकि एक ही कंपाउंड में बहुत सारे एटम्स, कितने हैं, 8 एटम्स हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब बड़े, मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, कौन से होते हैं, पॉलीमर्स, स्टार्च पॉलीमर है, सेलुलोज पॉलीमर है, ठीक है। तो पॉलीमर जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है। एंड एक, हाँ, थर्ड वन, एसोसिएटेड कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड्स का मतलब क्या है, दो दो से ज्यादा 5-6 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके अगर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाए तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ओके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के अगर बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बन जाए तो उसको हम एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, माइसेल्स भी कहा जाता है उनको, माइसेल्स एंड कोलाइडल पार्टिकल्स हम लियोफोबिक एंड लियोफिबिक दोनों भी पार्ट हो सकते हैं। माइसेल्स में कंटेंट्स एज मेनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कंबाइन करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है, उसको माइसेल्स कहते हैं, और वो इस कैटेगरी में आता है, एसोसिएटेड कोलाइड्स की कैटेगरी में आता है। नाउ माइसेल्स बनते कैसे हैं? और इसी में हमारे सोप का वर्किंग भी बैठा हुआ है, माइसेल्स मतलब सोप का वर्किंग बैठा हुआ है। यहाँ पे दो एंड होते हैं, एक तो लियोफिलिक एंड एंड एक लियोफोबिक एंड। ओके, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक एंड। तो सोप सॉल्यूशन का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ऑब्वियसली सोप सॉल्यूशन होता क्या है, इट्स अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाईएस्ट फैटी एसिड्स, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स का, एसिड्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहाँ पे बहुत सारे आर ग्रुप, बहुत बड़ा आर ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम रहेगा, Na या K रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये चार्ज है, तो इसको हम ये हाइड्रोजन लविंग पार्ट, ठीक है, दिस वन इज हाइड्रोजन लविंग पार्ट। एंड ये जो है, ये आर, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं, ये वाटर लविंग, हाइड्रोजन लविंग, सॉरी, वाटर लविंग पार्ट, एंड ये वाटर हेटिंग पार्ट,
ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, दिस वन इज हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफिलिक। ठीक है, जो वाटर लविंग होता है हाइड्रोफिलिक, सेकंड वन हाइड्रोफोबिक। ठीक है, उससे बनता है सोप। अब ये डर्ट पार्टिकल है, तो डर्ट पार्टिकल जनरली ये वाटर हीटर्स के साथ मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक उस हिसाब से लियोफोबिक एंड इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लियोफोबिक एंड ऑयल वगैरह रहता है ना, तो लियोफोबिक एंड इसको अट्रैक्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको खींच के बाहर निकालते हैं। लियोफोबिक एंड वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये खींच के इसको वाटर की तरफ बाहर निकालते हैं क्लॉथ से। तो ये उसका वर्किंग है सोप मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि उसमें दो एंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोप वाटर मॉलिक्यूल, एक एंड वाटर को अट्रैक्ट करता है एंड सेकेंड एंड वाटर को रिपेल करता है। ठीक है, तो ये उसका एक बेस वर्किंग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम वर्किंग है, बाकी कुछ भी नहीं। दो तीन डायग्राम मैंने डाल दिए थे एक्सप्लेन करने के लिए बुक के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड, तो हाइड्रोफिलिक एंड बाहर, हाइड्रोफोबिक एंड अंदर। ओके, तो ये सोप का ही वर्किंग है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ क्लीनिंग एक्शन। अब देखो यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन में भी सेम है बेसिकली, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना ये ऑयल का, सेम है। अब ऑयल वाटर को रिपेल करता है ये तो हमें मालूम है, लेकिन अगर ऑयल को बाहर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो वही सोप का जो लास्ट का एंड रहता है ना, तो ऑयल के ड्रॉप को पूरी तरह से घेर लेते हैं। ठीक है, जो डायग्राम में बताया था, और उसको बाहर खींच के बाहर निकालते हैं। यही वर्किंग है सोप का, या फिर वो ऑयल रहे या डर्ट पार्टिकल्स रहे, कुछ भी रहे, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हाँ, अगर दूसरा भी कंपोनेंट रहेगा जो भी वाटर लविंग है या डिसॉल्व हो गया है, तो उसको भी ये बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। दोनों की तरफ काम कर सकते हैं ना ये, आयंस भी होते हैं और ऑर्गेनिक पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ काम कर सकते हैं, और यही रीजन है। देखो कोविड का भी जो ये है ना, कोविड वायरस, बेसिकली वायरस क्या होता है, क्या उसमें लाइफ होती है? नहीं, एक जेनेटिक कोडिंग होता है ना उसमें, राइट। और ये जो सेल वॉल होता है ना, इस सेल वॉल को सोप मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट कर सकते हैं, अंदर जाके इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये सेल वॉल ब्रेक पूरा ब्रेक हो जाता है। वायरस एग्जिस्ट, मतलब ये वायरस में देखो जान तो होती नहीं उसमें, जब तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट ना करे इसमें इसका कोई यूज नहीं। ठीक है, कोविड वायरस का भी आप वर्किंग देखोगे ना, तो एज अ वायरस इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, पड़े पड़े वो जिंदा थोड़ी ना होता है, जब वो किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ या प्रोटीन के साथ कनेक्ट करे तभी ये फंक्शनिंग में आता है। ठीक है, लेकिन ये पूरा एक पूरा बंच ऑफ कोड होना चाहिए। ठीक है, जेनेटिक कोड। वाटर क्या करता है, इसको डिस्टर्ब कर देता है, वाटर में सॉरी सोप। ठीक है, कैसे करता है? क्योंकि सोप के पास एक पावर है ना, वो दोनों एंड है उसके पास। देखो कंपाउंड दो ही चीज के हो सकते हैं ना, या इधर कंपाउंड शुड बी पोलर या नॉन पोलर। सॉल्वेंट दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो पोलर रहेगा नहीं तो नॉन पोलर रहेगा। सोप मॉलिक्यूल ऐसे है जो पोलर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, नॉन पोलर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। और यही रीजन है कि सोप बहुत ज्यादा वर्किंग में भी है और बहुत ज्यादा उसका बहुत यूज होता है। ठीक है, बाकी तो इम्प्रूव किया जाता है उससे, बाकी तो चीजें हजारों चीजें हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को बनाते कैसे? तो बहुत सारी टेक्निक्स है, तो मैं सिर्फ ओवरऑल लुक लूंगा का कैसा है, क्या है टेक्निक डिटेल में। मतलब एग्जांपल्स आपको दो दो एग्जांपल्स भी याद रखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, उतना कोई मुश्किल नहीं है। केमिकल मेथड, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए जो सॉलिड फॉर्म में हो, उसको हम कहते हैं केमिकल मेथड टू प्रिपेयर कोलाइड्स। ठीक है, अब ये कोलाइड्स बनाते टाइम ही आप बना सकते हो, मतलब ये प्रिपरेशन करते टाइम ही उसको बनाओगे। अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी बनाते टाइम, कुछ कंडीशंस वगैरह, तो ये अगर कोलाइड नहीं बना तो ये बाद में भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये केमिकल मेथड है, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, तो बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस किए जाते हैं जिसके साथ कोलाइडल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर इसका बनाया जाए। नेक्स्ट रेडिक्स आर्क मेथड। यहाँ पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, और यहाँ पे सॉल्यूशंस में बड़े बड़े पार्टिकल्स है, बड़े पार्टिकल्स है। अब जैसे ही ये पार्टिकल्स इन दोनों के बीच में आते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, तो बड़े पार्टिकल जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं इसके। ठीक है,
और इन पार्टिकल की साइज रहती है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में, मगर ये इसका मतलब क्या है, ये हो गए कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी मेथड है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके या ब्रेडिक आर्क्स मेथड का यूज करके बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इसको बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं तो उसको हम आराम से ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट वन, पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस है बेसिकली। पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट, पीपीटी आपको मालूम है ना, प्रेसिपिटेट बनते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना है, प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सोल्स बाय शेकिंग इट विद dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। पीपीटी को ब्रेक करो इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, पीपीटी को ब्रेक करके छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पेप्टाइजेशन। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसको पेप्टाइजिंग एजेंट। दिस मेथड इज अप्लाइड generally to convert freshly prepared precipitate into colorless solution। freshly prepared अगर पीपीटी है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट absorb one of the ions of electrolyte on its surface। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट में से दो में से एक आयन को यहाँ पे अपने सरफेस पे ले लेता है। ठीक है, दो में से एक आयन को प्लस या लेगा या माइनस लेगा। दिस कॉज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो एक को चार्ज को तो लेगा तो चार्ज तो डिप्रेशन बनेगा ही। चार्ज ऑन प्रेसिपिटेट विच अल्टीमेटली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो सरफेस पे एक चार्ज लेने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसके बनते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं पेप्टाइजेशन और ये पेप्टाइजिंग एजेंट, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस प्रोसेस में। नेक्स्ट वन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। इनका भी कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है, बहुत सारी टेक्निक्स है। ओके, तो वन बाय वन देखेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशंस व्हेन प्रिपेयर्ड जनरली कंटेन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट जनरली वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड सम अदर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। तो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज और इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालना है आगे हमें। while the presence of traces of electrolytes is essential for the stability of colloidal solutions। तो किसकी जरूरत है, और कहा गया ये इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है, वो भी ट्रेसेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्टेबल कोएगुलेशन सॉल्यूशन। लार्जर क्वांटिटी कोएगुलेट्स, मतलब क्या हो गया, लार्जर क्वांटिटी कोएगुलेट्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट अगर बहुत ज्यादा हो गया, लार्ज क्वांटिटी में हो गया, तो ये उल्टा काम करता है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन को फिर से कोएगुलेशन में ओरिजिनल फॉर्म में ला खड़ा कर देता है अगर इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा हो गए तो। ओके, तो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें निकालना पड़ेगा। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज और इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेंटेन इट्स मिनिमम क्वांटिटी। रिक्वायरेशन मिनिमम मेंटेन करनी पड़ती है। द प्रोसेस यूज्ड टू रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, उसको हम कहते हैं, या फिर टू रिक्विजिट द मिनिमम इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या काम करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, लेकिन कंडीशन क्या है, उसकी क्वांटिटी एक लिमिटेड होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो गई तो वो फिर से कोएगुलेशन करेंगे। ठीक है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन रहने नहीं देगी। तो उसको कैसे कर सकते हैं, इम्प्योरिटी को कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड है डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटी है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम बाहर निकालते हैं। क्योंकि देखो हमें मालूम है ना कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी मूवमेंट कैसे होती है, सॉल्वेंट की मूवमेंट कैसे होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, किसकी, वाटर की। ठीक है, लेकिन अगर डिजॉल्व इम्प्योरिटी है तो डिजॉल्व इम्प्योरिटी की रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, तो इसी को तो यही तो मेथड है कि जिससे एक कंपोनेंट में से डिजॉल्व इम्प्योरिटी को बाहर निकाला जा सकता है। ओके, डिजॉल्व इम्प्योरिटी को बाहर निकाला जा सकता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम कोलिगेटिव सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेथड यूज किए हैं। सपोज यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ठीक है, वाटर है, ये तो प्योर होगा सपोज। ठीक है, तो वाटर की तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन
अगर यहाँ पे डिजॉल्व इम्प्योरिटी है, उनकी जो मूवमेंट है ये इस डायरेक्शन से बाहर की तरफ, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ से अगर इम्प्योरिटी बाहर निकल रही है, मतलब यहाँ पे से इम्प्योरिटी कम होगी ना, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से चला गया, राइट, कहाँ पे, वाटर में, और वाटर से बाहर, यही तो है डायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, ये डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन, सिंस पर्टिकुलर मतलब आयंस और स्मॉल पार्टिकल्स इनटू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, जिसको हम ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से वो पास कर सकते हैं। नेक्स्ट, cellophane sheet but not the colloidal particles membrane can be used for dialysis. cellophane sheet use करते हैं generally. The apparatus used for this purpose is called dialyzer. Okay. Dialyzer use करते हैं. A bag of suitable membrane contains a collegial solution. ये वाला, this one is suspended in vessel through which a fresh water is continuously flowing. तो यहाँ पे fresh water flow हो रहा है. The molecule and ion diffuses through membrane. यहाँ पे diffuse होते हैं, बाहर आते हैं, और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ओके, into the outer water and pure colloidal solution left behind. तो यहाँ पे pure compound बचता है, pure colloidal solution बनता है। एक मेथड। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी सिंपल है। तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे चार्ज ऐड कर दिया, प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे अगर कॉलोइडल सॉल्यूशन में चार्ज है तो चार्ज पार्टिकल्स अपने अपने चार्ज के हिसाब से मूव करेंगे बाहर की साइड, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, बाकी तो चीजें सिंपल है। नेक्स्ट वन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, बेसिकली स्टेजेस ऑफ फिल्टर होते हैं, स्टेजेस ऑफ फिल्टर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा सा फिल्टर है यहाँ पे, ओके, जहाँ से एक बड़े बड़े पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाता है। देन सैंड फिल्टर, साइज देखो 10 माइक्रोन, उसके बाद 0.1 माइक्रोन, उसके बाद 0.02 माइक्रोन, और उसके बाद अल्ट्रा प्यूरिफाइड वाटर यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये एक मेथड है जिससे प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड कहा जाता है। बाकी उसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो कि अलग अलग लेयर्स है। ठीक है, अलग अलग फिल्टर के हिसाब से अलग अलग लेयर्स है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वॉज टिंडल इफेक्ट। अब देखो टिंडल इफेक्ट होता क्या है। सो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, एक तो स्कैटर, जो हमने जो देखा था ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वही है टिंडल इफेक्ट। मतलब एक मिनट, दिस वन टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे रिपीट हो गया, बाकी उसमें कुछ है नहीं। जो हम पाथ देख सकते हैं यहाँ से, कहाँ से वो पास हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं। अब ये होता क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होती है ना, तो हमें पता चलता है। और ये ये कोलाइडल सॉल्यूशन ही कर सकते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट वन, कलर भी कुछ डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कलर क्योंकि वेवलेंथ को वो रिस्पॉन्स करते हैं। वेवलेंथ, अगर कुछ वेव्स यहाँ पे कोलाइड होंगे तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन उसको एब्सॉर्ब करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं, तो कलर यहाँ पे डेवलप होने के चांसेस है या हो सकता है। एंड लास्ट वन वाज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब वाटर की मूवमेंट की वजह से ये जो पार्टिकल्स रहते हैं अपने कॉलिगेटिव, वो भी रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली, उसको कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, यहाँ पे शायद एनिमेशन तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो ये सपोज एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको हमें प्यूरिफाई करना है। तो एकदम सिंपल सी मेथड है, इसी में एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कनेक्ट कर दो, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में से क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में से जो भी जिसपे भी चार्ज रहेगा वो चार्ज अपने अपने हिसाब से, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव तरफ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कलेक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें चार्ज नहीं। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, श्योर श्योर श्योर, देखो ना ये पूरा थ्योरी है अभी। तो व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, डिपिंग इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो यहीं पे कोलाइड, यहाँ पे देखो कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोलाइडल पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स वन और अनदर इलेक्ट्रोड। तो कोलाइडल पार्टिकल्स अपने अपने चार्ज के हिसाब से या तो एनोड की तरफ नहीं तो कैथोड की तरफ
मूव करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मूव करेंगे और यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ओके। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। व्हेन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, that is movement of particle is prevented by some suitable means, तो इसको अगर हम प्रिवेंट कर पाए, it is observed that dispersion medium begins to move in an electric field. This phenomenon is called as electroosmosis. तो अब ये इसको तो मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस तो थोड़ा सा रहने दो फिलहाल के लिए बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुको इसके लिए, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के लिए। इसमें देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, कोलाइडल पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो और एक कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करेंगे अपने चार्ज के हिसाब से, ठीक है। इसको कहा गया है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल फील्ड हाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये अलग टर्म है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ दो। इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया ना? ये किसने पूछा था, शायद कृष्णा ने पूछा था। इज इट क्लियर नाउ? यस सर, यस। ओके, अब ये कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ये जो हमने अभी देखा ना, यहाँ पे देखो सेमी परमेबल, ओके। सो यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, और पहले हमने जो देखा था ना डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है। जब भी इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा तो ये मॉलिक्यूल्स अगर इस डायरेक्शन में मूव होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव होंगे, तो जो भी सॉल्वेंट वगैरह है, वाटर है सपोज, तो वो किस डायरेक्शन में मूव होंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं, इसी को कहा गया है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम बिगिंस टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फिनोमेनन इज टर्म एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बाकी कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, छोटे छोटे टर्म्स है, और छोटे छोटे टर्म्स आपको सिंपल डिफरेंस याद रख के आप आराम से याद रख सकते हो। मतलब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस आपको तो थ्योरी लिखनी नहीं है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में, सब इतना टर्म याद रखना कि कोलाइडल पार्टिकल्स मूव होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। डिस्पर्शन मीडियम मूव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। सॉरी, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस पहला टर्म, देखो फिर से रिपीट करता हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलाइडल पार्टिकल्स मूव होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर डिस्पर्शन मीडियम मूव करे, साइमल्टेनियसली मूव करता ही है, डिस्पर्शन मीडियम मूव करे और कोलाइडल पार्टिकल्स ना मूव करे, सपोज वो करे या ना करे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन डिस्पर्शन मीडियम मूव करे तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ओके। नेक्स्ट वन, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। मतलब आपने केमिकल रिएक्शन देखी होगी, उसमें कुछ कंपाउंड डालने के बाद प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, जो कि नेकेड आई से हमें दिखाई देता है, और प्रेसिपिटेशन जनरली सॉलिड स्टेट कंपोनेंट रहते हैं लिक्विड में, ओके। तो उसको बनाएंगे कैसे, क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा बहुत देखना है, या कौन से कंपाउंड वो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। मतलब एक कंपाउंड में कोलाइडल पार्टिकल्स है, वो सेट हो गए मतलब एक मिक्स हो गए, तो उसका कोएगुलेशन बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिल्क है ना, मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, मिल्क में थोड़ा बहुत खराब होना स्टार्ट हो गया मिल्क, क्या होता है आपने देखा होगा, पूरा कोएगुलेशन होना स्टार्ट होता है, मतलब बड़े बड़े ये होता है ना, वो मिक्स होने स्टार्ट होते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स बनते हैं उसके और सेटल डाउन होना स्टार्ट होता है।
राइट, जब वो खराब होने लगता है। पॉइंट समझ में आ गया? कोएगुलेशन किसे कहते हैं एंड प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? तो कोलोइडल पार्टिकल्स इकट्ठा होना उसको हम कोएगुलेशन कहते हैं या फिर प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन इज कैरिड आउट बाय मेनी वेज। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी जो हमने देखा था, मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज सोल्स, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल्स को अगर आप ऐड कर दो तो भी कोएगुलेशन होता है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे, सेटल डाउन होंगे। तो ये दो मेथड यहाँ पे कवर की गई। पहली मेथड इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड मेथड अपोजिट चार्ज सोल्स। It has been observed that generally greater the valency of flocculating ions added. Flocculating ions मतलब सपोज कोलाइडल पार्टिकल्स में हमने कुछ आयंस हमें डालने हैं, उस आयंस को कहा जाता है फ्लोक्युलेटिंग आयंस। ओके, द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स, इस पे कोई चार्ज है, सपोज नेगेटिव चार्ज है, हमने पॉजिटिव चार्ज के आयंस डाल दिए। जो आयंस डाले ना पॉजिटिव चार्ज के, उसको कहा गया है फ्लोक्युलेटिंग आयंस, ठीक है। और अगर उस पर चार्ज ज्यादा है, ज्यादा चार्ज है, तो उनकी कोएगुलेशन की पावर ज्यादा है। सिंपल सा लॉजिक है। अब ज्यादा होगी भी, उसमें कोई रूल की जरूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन इसी को कहा गया है, दिस इज नोन एज हार्डी-सुलज़ेल्स रूल, या फिर दूसरा भी नाम आप प्रोनाउंसिएशन अलग अलग कर सकते हो उसको, स्कूल्स रूल या स्कूलजेल्स रूल, इस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, या हार्डिस रूल बोल सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज्यादा चार्ज फिर वो पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, उतना उसकी कैपेसिटी ज्यादा कोएगुलेशन की, और इस आयंस को कहा गया है फ्लोक्युलेटिंग आयंस। इन सबको फ्लोक्युलेटिंग आयंस कहते हैं, जो जानबूझ के डाले जाते हैं कोएगुलेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हम पॉजिटिव चार्ज के लिए देखा था, वैसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए, जिसके नेगेटिव चार्ज ज्यादा उनकी पावर ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज ज्यादा तो पावर ज्यादा, बस बात खत्म। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये जो हम ऐड कर रहे हैं ना, उसको कहा है ये इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। फ्लोक्युलेटिंग आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं, क्योंकि वो चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं उनको। तो मिनिमम कितना कॉन्सेंट्रेशन लगेगा? तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर required to cause precipitation of a soul in 2 hours is called as coagulating limit या coagulating value। तो coagulating value क्या होती है? तो कितना इलेक्ट्रोलाइट आपको ऐड करना है इन मिलीमोल्स पर लीटर, जिसके ऐड करने के बाद 2 आवर्स के पहले कोएगुलेशन स्टार्ट, ठीक है। तो ये सिंपल समझ, उसको हम कहते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो ये मिलीमोल पर लीटर जो है ना, उसको कहते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू। द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड, हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर। जितनी कम क्वांटिटी उतना हायर कोएगुलेटिंग पावर, या फिर कोएगुलेशन वैल्यू जितनी कम उतनी ज्यादा पावर उसके पास कोएगुलेशन की। ओके, तो ये होता है कोएगुलेटिंग वैल्यू एंड कोएगुलेटिंग पावर के बारे में। ओके, सो आगे ये समझ में आ गया ना यहाँ तक, या कोई डाउट है? कोएगुलेटिंग वैल्यू, ये पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, कोएगुलेशन ऑफ लियोफोबिक सोल्स। तो लियोफोबिक सोल्स का भी कोएगुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? देयर आर 2 फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लियोफोबिक सोल्स। 2 फैक्टर्स हैं। दिस फैक्टर्स आर चार्ज एंड सॉल्वेशन। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करती है ना, उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन। तो एक सॉल्वेशन फैक्टर, सेकंड चार्ज फैक्टर, दोनों में से एक को आप डिस्टर्ब कर दो, कोएगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। When these 2 factors are removed, a liophobic soul can be coagulated. This is done by 2 methods basically. By adding an electrolyte, electrolyte add करो first, तो चार्ज डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर by adding suitable solvent such as alcohol, acetone to liophobic sols। तो liophobic soul में भी 2 मेथड है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, नहीं तो सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करो। सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्वेशन को ब्रेक करता है, एंड ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? चार्ज को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट इज इमल्शन। इमल्शन का मतलब होता है लिक्विड इन लिक्विड, कोलिजन ड्यू टू लिक्विड इन लिक्विड। तो यहाँ पे वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर, तो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन, दोनों भी इमल्शन में आता है, दोनों भी इमल्शन में। इवन मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन, जहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड होता है। ओके, लिक्विड इन लिक्विड। अब ये कौन किस में है ये डिपेंड करना अलग बात, लेकिन इन दोनों को भी हम इमल्शन ही कहते हैं। वाटर इन लिक्विड हो, सॉरी वाटर इन ऑयल हो या ऑयल इन वाटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम ही, इमल्शन। ओके, नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, ये हमने जो कुछ देखा था ना, ब्लू कलर इन सॉइल इज बिकॉज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं उसकी वजह से, या फॉग, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वगैरह नहीं है। एप्लीकेशंस, कोलोइडल्स के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं या कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। दिल्ली वगैरह उस एरिया में एयर पोल्यूटेड हो जाए ना, तो पोल्यूटेड एयर को प्यूरिफाई करने के लिए ये मेथड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एयर में पोल्यूशन होता है, मतलब क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल ज़्यादा होते हैं ना। सो स्मोक इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन of solid suspended such as carbon, arsenium compounds, dust, etc. in air. The smoke before it comes out from the chimney. Chimney in the sense, चिमनी याद है, मालूम है सबको, चिमनी मतलब मराठी की चिमनी नहीं। तो इंडस्ट्री में ये बॉयलर वगैरह होता है ना, तो उसका जो धुआं बाहर निकलता है उसको कहते हैं चिमनी। तो वहाँ से एयर में ये पार्टिकल्स ना जाए, तो ये इस चिमनी में ही ऐसे फंक्शनिंग की जाती है ताकि ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, हार्मफुल कोलोइडल पार्टिकल्स, यहीं पे सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, ये कंपलसरी है अभी। चिमनी इज लेड थ्रू द चेम्बर कंटेनिंग प्लेट्स थ्रू अ चार्ज अपोजिट टू द कैरिड स्मोक पार्टिकल्स। जो स्मोक पार्टिकल्स यहाँ से बाहर जाएंगे तो उस पर जो चार्ज रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसके अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रोड यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे कोएगुलेट होंगे, मतलब बैठेंगे यहाँ पे, हेवी होंगे एंड नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मेथड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, फर्स्ट, जिससे जो एयर बाहर निकलेगी ना, तो वहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स कम होंगे, तो एयर पोल्यूशन कम होगा। सेकेंड, द पार्टिकल्स आर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दिस प्लेट्स लूजेस देयर चार्ज एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड। तो अभी जो मैंने बताया प्रेसिपिटेट होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रेसिपिटेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये तो सबको मालूम है, एलम यूज करते हैं, तुरटी मराठी में। ओके, तो ये यूज करते हैं जिससे कोलोइडल पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं। मतलब क्या होता है, एलम के सरफेस पे कोलोइडल पार्टिकल आ जाते हैं, जिससे ये एलम हैवी होता है एंड नीचे सेटल डाउन हो जाता है। सिंपल। मेडिसिन में भी यूज करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन में यूज किया जाता है, ये मेडिसिन भी कोलोइडल पार्टिकल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, ऑयल लोशंस वगैरह उसका एग्जांपल है, ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, टैनिन। Animal hides are colloidal in nature. When hides which have positively charged particles is soaked in tannin which coated negative charge etc. तो बेसिकली क्या कहेंगे उसको, इसको मैं आपको किस हिसाब से बताऊं कि इसको बताना मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बचे। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। कैसे होता है ना, मतलब अब लेदर, देखो लेदर जो है ना, प्रोसेस करने के बाद हार्ड बनता है ना, हार्ड। तो जनरली एनिमल्स के जो सेल्स वगैरह जो भी है कंपोनेंट, वहाँ पे कोलोइडल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो डिसॉल्व फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो उसको प्रोसेस करके जो लेदर है उसको हार्ड किया जाता है। अब इसको और अच्छे से बताना शायद अभी मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा रखते हैं, साइड में रखते हैं इसको। एप्लीकेशन है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट वन,
फोटोग्राफिक प्लेट्स या फिल्म्स, ये भी एक कोटेशन होता है इमल्शन का, जो कि लाइट सेंसिटिव है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लाइट उस पर गिरेगी तो वो जुदा जो पुराने रोलिंग फिल्म्स रहते हैं ना, अगर आपको याद होगा तो एक फिल्म्स मिलते थे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ये फिल्म्स बाहर आती थी, ओके। तो अंधेरे में ही उसको डालना पड़ता था, अगर आपको याद है तो पुराने कैमराज में वो मिलता था। तो फोटोग्राफिक प्लेट्स या फिल्म्स उससे बनते थे। रबर इंडस्ट्री में लैटेक्स जो होता है वो कोलाइडल पार्टिकल्स है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना लैटेक्स, ये कोलाइडल पार्टिकल होता है, ये रबर पार्टिकल्स है, ठीक है, जनरल नेगेटिवली चार्ज, एंड जो बाद में कोएगुलेशन करके रबर बनाते थे, ठीक है, ये रबर बनाते हैं इसका। नेक्स्ट वन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पेंट्स, इंक्स, ये भी एक कोलाइडल पार्टिकल्स ही होते हैं, ओके, जो जिससे हमें मतलब यूज किए जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स का डे टू डे लाइफ में यूज है, बाकी कुछ ये नहीं है। यहाँ पे चैप्टर खत्म है। सो ये बेसिक है, बेसिक नहीं लेकिन थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसपे एमसीक्यू आते हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, ओके। फॉर एग्जांपल कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज। तो कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया ऐसा? अगर है तो बता दो, रिपीट कर दूंगा। सर थेअरीचं चॅप्टर ना सर? हा पूर्ण थेरी, याच्यावर एमसीक्यू म्हणजे नाच्या बरोबर एमसीक्यू, एमसीक्यू आले तर कुठे येतील ते हे नव्हतं का, हा ग्राफ नव्हता का पहिला, ते One सोल्स by N वाला ना? जेल्स, हा सोल्स जेल्स वाला ना? नाही, हा हा Isotherm. इंग्लिश असतात, इथं आले तर एमसीक्यू, ते पण चान्सेस कमी आहेत, येत नाही जनरल। नहीं सर। सर पर बीच में मैंने सोल्यूशन तो सॉल्व किए थे, तो उसमें सर सॉल्यूशंस पे वो आए थे कि कौन से सॉल्यूशंस को ब्राउनियन मूवमेंट दिखाते हैं, तो क्वेश्चंस आए थे। हाँ तो सिंपल है ना, जो कोलाइडल कंपाउंड्स हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट दिखते हैं। हाँ सर, मतलब इसका ये चैप्टर मोस्टली इजी है। हाँ, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते। अब देखो, मतलब क्वेश्चन डालने वाले के मन में क्या है उस पर डिपेंड है। कभी कभी इजी क्वेश्चन डालते हैं, कभी कभी मुश्किल क्वेश्चन डालते हैं। देखो मैं तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो इस पे क्वेश्चन आता है। ये जो टर्म है ना, मैं पूरे चैप्टर के हिसाब से बात करूँ तो सबसे टफ जो टर्म है वो ये कोएगुलेटिंग वैल्यू की टर्म है। तो कंसेप्ट एकदम इजी है। कभी कभी तो क्वेश्चन इस नाम से आते हैं, आप बताओ इस नाम से, ये तो बोलेंगे कि बच्चे बोलेंगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं। तो ये नाम तो इसके बाद तो एक तो वेटेज कम वाला चैप्टर, उसमें एक छोटा सा नाम आ जाएगा, और उसमें है क्या, चार्ज के हिसाब से सेपरेशन करना है आपको। इस पे एमसीक्यू डाल दिया, क्या करोगे? अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, बहुत इजी है, इससे तो इजी कुछ नहीं है। नहीं पढ़ा होगा तो फिर इससे मुश्किल तो कुछ नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप अगर इसके थ्रू जाते हो तो बहुत इजी है, अगर नहीं जाते हो बहुत तो easy बहुत मुश्किल है। और टॉपिक का सबसे मुश्किल पार्ट जो है ना, वो ये है कोएगुलेशन वैल्यू, ये डेफिनेशन, इसको याद रखना। ये एक दो या तीन बार क्वेश्चन जानबूझ के पूछा गया है, क्योंकि ये मालूम है ये बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है लेकिन कंसेप्ट है ना यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अब आपको इसका तो वीडियो मिलेगा, आप इसको रिपीट भी करोगे ना, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ से एक्सप्लेनेशन मेरा पकड़ोगे ना तो मुश्किल है। याद रखना है, ये मुश्किल है, इस पे फोकस करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पे फोकस करना, इसको भूलना मत। चलेगा। ओके, और कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ओके, फिर ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कल इसका एमसीक्यू वगैरह देखेंगे, बाकी चीजें देखेंगे। एंड नहीं, संडे मंडे को देखेंगे, मंडे को इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चल, सर ऐका ना सर। हाँ, भाई को सर